जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब स्वस्थ मस्त हो गए बच्चों। और आज, चूंकि आज है हम लोगों का, आज हम सब यहाँ पे गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है अपनी इस क्लास को विशेष रूप से कर रहे हैं। और गणतंत्र दिवस की बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। देश की तिरंगा, और ये तिरंगा हमारी जान है, शान है, हमारी पहचान है। बच्चों, आज वह ऐतिहासिक दिन है जब भारत में संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। और ये संविधान जो है बच्चों, पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है। क्योंकि यह संविधान, इसकी सबसे बड़ी सफलता है कि इतनी विविधतापूर्ण देश, जहाँ पे भाषा, जाति, धर्म, पंथ, विचार, कई हजार जातियों में, उपजातियों में बटे हुए देश में भी ये एक ऐसा संविधान जो सभी लोगों में अनेकता में एकता को पिरोता है। एक ऐसा संविधान जो हमारे देश में एक सड़कपति और एक अरबपति को बराबर अधिकार देता है। उस संविधान के लागू होने का दिन है ये। और निश्चित तौर पे आज हर भारत जो है, हर भारतीय जो गौरवान्वित महसूस करता है निश्चित तौर पे। और हमें इस तिरंगे पे, अपने देश की इस व्यवस्था पे हमें निश्चित तौर पे गर्व है। और एक बात और मैं कहता हूँ कि बच्चों, आप सभी लोग बहुत उत्साहित होते हैं। आप निश्चित तौर पे युवा हो, युवा हैं तो हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है। तो युवाओं के लिए मैं कहता हूँ कि आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति देश की सेना के लिए, सेवा के लिए जो है वो हमारे बॉर्डर पे ही खड़ा हो जाए। बच्चों, देश की सर्वोच्च सेवा तब होती है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों का एहसास समझे। जैसे मैं एक टीचर के रूप में हूं अगर आपके सामने, तो मैं अच्छी तरह से आपको अपनी शिक्षा आप तक पहुंचाऊं। एक विद्यार्थी, एक भविष्य के अधिकारी के रूप में आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, ज्यादा से ज्यादा सजग रहें और अवेयर रहें देश के प्रति। एक किसान अच्छे से अपनी किसानी करे, एक एक श्रमिक अच्छे से अपना श्रम करे। और हर व्यक्ति का, 146 करोड़ आबादी है, यानी कि 1/146 करोड़, हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे और हमारा यह देश जो है आने वाले समय में दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में शामिल होना चाहिए। ये हर भारतीय का, हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ जो है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है, और इस तिरंगे को सलाम करते हुए आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करना चाहेंगे। और ये बड़ी प्यारी बात होती है कि हम लोग यहाँ पे जो है अपने क्लास की शुरुआत भी जय हिंद से करते हैं, क्लास का अंत भी जय हिंद से करते हैं। यानी कि हमें हमें हमेशा राष्ट्र के समर्पण की हमारे अंदर भावना होती है, राष्ट्र के प्रति एक आदर की भावना होती है, इस तिरंगे के प्रति जो है एक सम्मान का भावना होता है। ठीक है। तो बच्चों, आइए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि सिर्फ एक इंसान है जो आपको आगे लेकर जाएगा, और वो आप खुद हो, है ना। दूसरा कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, है ना। तो बच्चे, अपने आप पे विश्वास रखना है और खूब अच्छी इसी तरह से ऊंची छलांग लगानी है, जीवन में सफल होना है। तो इससे पहले की क्लास की शुरुआत होगी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है, एक बार जल्दी जल्दी से मेरे साथ आप सभी बच्चे यहाँ पे रिवीजन कर लोगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भी, तो पहला सवाल हम लोगों ने पढ़ा, 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। कुछ इसमें करेक्ट आंसर था इलैया राजा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ। तो बच्चों, यह आयोजन हो चुका है नई दिल्ली में, प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया की पहली कीट बन गई है। तो बच्चों, ये पेरू में है, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाले देश में शामिल हो जाएगा। तो बच्चों, इसका अनुमान है 2030 तक भारत में हर व्यक्ति $4000 जो है उससे ज्यादा कमा रहा होगा, ऐसा अनुमान है। दुनिया जो है अलग अलग इनकम लेवल्स में बटा हुआ, इस मैप में हमने आपको बताया भी था कि केंद्र सरकार ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के तहत कितना रुपया जारी किया है। तो निर्यात इकोसिस्टम को, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपया यहाँ पे जारी किया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में किस बैंक ने बेस्ट फिनटेक और डीपीआई एडॉप्शन का अवार्ड जीत लिया था। तो बच्चों, कर्नाटक बैंक है। वर्ल्ड आर्थिक मंच वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रहा है। बच्चों, दुनिया यहाँ पे प्रतिस्पर्धा के युग में, कंपटीशन एरा में, एरा ऑफ कंपटीशन में प्रवेश कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव पोर्टेबल टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। तो बच्चों, इसको
डीआरडीओ ने विकसित किया है और महाराष्ट्र में जो है इसको टेस्ट किया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? वो जो यह परियोजना अंडमान सागर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट्स सम्मान किसे मिला है? इसे जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं पवन कल्याण। कौन हो गए बच्चे? पवन कल्याण, जो कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो यहाँ पे इस सम्मान को जीत लिए हैं। तो ये था लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, और अब बारी है आज के नए सवालों की। 26 जनवरी, आज है 26 जनवरी। और बच्चों आज का दिन कैसे भूलेंगे? मतलब मैं कहता हूँ कि हम लोगों को बचपन में बड़ा इंतजार रहता था, और मैं अगर विशेष रूप से बताऊं तो मेरा ये होता था कि हम अपने स्कूल के अपने क्लास के क्लास मॉनिटर हुआ करते थे। तो हमारी जिम्मेवारी थोड़ी बड़ी होती थी कि भाई पूरे क्लास को जो है एकदम उन सभी का सहयोग लेना है, अलग अलग काम वाम बांटने, खुद सबसे ज़्यादा आगे रहना है, नारे लिखवाने हैं, नारे लगाने हैं। और उससे ज़्यादा लगता था कि इसका जो रिहर्सल होता था, आप देखिएगा स्कूल में क्या होता है कि 10 या 15 दिन पहले ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता था। हालांकि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, इवन मैं, आप सब बड़े हो गए हो, तो अब हम लोगों के जीवन में थोड़ा वो स्कूल वाला लाइफ बड़ा मिस करते हैं हम लोग, ऐसा नो? अब आप देखते होंगे, लगेगा कि काश स्कूल में होते हम लोग, कितना आनंद आ रहा होता है, नहीं? जलेबी खा रहे हैं, दोस्तों के साथ दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई नारा गा रहा है, कोई कविताएं लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, कोई स्पीच, सबसे ज्यादा तो स्पीच वाले लोगों का, इंग्लिश में स्पीच याद कर रहा है, तो वहां पे जाके भूल जा रहा है थोड़ा सा। सारी चीजें होती हैं। तो बच्चों ये है रिपब्लिक डे, और खुशी का दिन है निश्चित तौर पे हर भारतीय के लिए। गर्व है हमारा ये तिरंगा। और आज के इस क्लास में जल्दी से हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या रहने वाला है बच्चों? पहला सवाल आज के क्लास का क्या है, उसे जल्दी से देखोगे मेरे साथ। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो रहने वाला है वो है कि नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 संबंधित सही कथन की पहचान करें। तो बच्चों ये जो नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 है, इसके प्रपोजल, इसके मसौदा संबंधित सही कथन कौन सा, ये बताना है आपको, ठीक है? पहला, 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1460 किलोवाट पर आवर था क्या? मतलब ये डेटा रिपोर्ट है क्या? इंडिया में इतना लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं क्या? बिल्कुल सत्य है। 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2000 किलोवाट प्रति आवर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यह नीति 2005 का जो अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति है उसको रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बच्चों नई विद्युत नीति लागू हुई है, और ये जो नई विद्युत नीति है किसको रिप्लेस कर देगा? तो इट विल बी रिप्लेस्ड, जो 2005 का जो हमारा इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो था उसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि इसके स्थान पे अब नई पॉलिसी आ गई है। बच्चों इंडिया में जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है, प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति विद्युत खपत या बिजली खपत, तो बच्चों भारत में जो बिजली खपत है पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, ये आंकड़ा जो है निश्चित तौर पे, चूंकि हम लोग डेवलपिंग नेशंस हैं तो कम है हम लोग के यहाँ, नहीं? जैसे अभी क्या पढ़े हम लोग के यहाँ 2024-25 का जो आंकड़ा है, 2024-25, तो बच्चों 2024-25 के अनुसार हम लोग पढ़े कि 2460 जो है किलोवाट पर आवर का जो है एनर्जी कंजम्पशन है, प्रति व्यक्ति इतना कंज्यूम करता है पूरे साल में। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि 2030 तक, दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2030 तक, 2030 तक जो बच्चों ये हम लोगों का बढ़ के होने वाला है लगभग 2000 किलोवाट पर आवर, ठीक है? उसी तरह से आप देखिएगा तो एक अनुमान है कि 2047 तक जो है ये और बढ़ करके लगभग डबल हो जाएगा, यानी कि 4000 किलोवाट। आप कहेंगे बिजली खपत बढ़ेगा तो क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? देखो, जब कोई देश डेवलप करता है तो वहां पे लोगों का जीवन शैली जो है वो बदल जाता है। लोग हर तरह से इलेक्ट्रिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से देखोगे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है बढ़ जाता है, ठीक है? तो उसको लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं। और क्या बातें हैं? और आपको ज्ञात होगा कि 2070 जो है बच्चों, 2070 इसमें लक्ष्य रखा गया है, 2070 में नेट जीरो का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? नेट जीरो। नेट जीरो का लक्ष्य है, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य है। भारत कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल शून्य कर देगा। कार्बन न्यूट्रलिटी का जो है, न्यूट्रल कंट्री बनने का लक्ष्य हम लोगों का है 2070। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत में एक नया जो है पॉलिसी आया है, नया राष्ट्रीय विद्युत नीति आया है।
तो जो इस विद्युत नीति को किसने जारी किया है? निश्चित तौर पे मनोहर लाल खट्टर। किसने जारी किया बच्चों? मनोहर लाल खट्टर जी ने जारी किया है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो है भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, शहरी आवास विकास मंत्री और विद्युत मंत्री हैं। बड़ा इनका मंत्रालय है, मनोहर लाल खट्टर। तो उनके द्वारा बच्चों इस रिपोर्ट को यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, तो आपसे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे भारत में विद्युत खपत अभी कितना है? 1460 बढ़ के कितना 2000 कितना नेट जीरो का लक्ष्य है। कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस करेगा? 2002 को, 2006 वाली 26 वाली पॉलिसी। नोट्स वगैरह बनाने के लिए मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ है। नोट्स जितना शॉर्ट में बना सकें अवश्य बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो परिणाम बहुत बढ़िया आएगा। मैं जितना अभी आप लोगों को बता चुका हूँ, कई सारे एग्जाम्स में देखो करंट अफेयर्स अब सीधा सीधा नहीं पूछता है। और अगर आप करंट अफेयर्स पे कमांड नहीं करते हो तो इस जन्म में तो आपके रिजल्ट नहीं होंगे, कम से कम, है ना। अगले जन्म का मुझे नहीं पता। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और खूब आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमे पढ़िबा आम भाषा रे। हम पढ़ेंगे अपनी भाषा में। इस राज्य सरकार की योजना है। तो बच्चों यह जो है ओडिशा की सरकार की योजना है। किसकी योजना है? ओडिशा की सरकार की योजना है। यानी कि हम पढ़ेंगे अपनी भाषा में, इसका अर्थ होता है हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। हम अपनी भाषा में, हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, इसका हिंदी मतलब यही होता है। तो बच्चों इस कार्यक्रम को शुरू किसने किया है? ओडिशा की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ओडिशा की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, सरकार द्वारा। और उद्देश्य क्या है इसका? तो बच्चों इसका उद्देश्य भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं वो क्या है? भाई इसका ऑब्जेक्टिव है कि देखो, दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि 3 से 6 आयु वर्ग जो है बच्चों का, उस आयु वर्ग को मातृभाषा में शिक्षा देना है। मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, ठीक है। और कौन से वर्ग को भाई? 3 से लेकर के 6। तो बेसिकली ये बच्चे जो है आंगनबाड़ी वाले बच्चे हैं, तो उनको जो है मातृभाषा में शिक्षा देना है। और दूसरा है महिला सशक्तिकरण। आप कहेंगे इसमें महिला सशक्तिकरण कैसे होगा? होगा, देखिएगा। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वीमेन एम्पावरमेंट। तो ये दोनों इसका लक्ष्य रखा गया है, वीमेन एम्पावरमेंट। और महिला सशक्तिकरण कैसे? जैसे महिला जो होंगे बच्चों, तो महिलाओं को जो है भाषा विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। लैंग्वेज स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो प्रदान किया जाएगा। उन्हें भी भाषाओं का ज्ञान जो है वो होगा। भाषा विशिष्ट प्रशिक्षण जो है उन्हें प्रदान किया जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तभी तो ये महिलाएं जो आंगनबाड़ी चला रही हैं, तभी तो बच्चों को ट्रेनिंग दे पाएंगी ना। तो आंगनबाड़ी जो संचालन करने वाली महिलाएं हैं ना, चाहे सेविका कहते हैं शायद उनको, तो उन्हें भी भाषा विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करेगी वहां की सरकार। तो दो बातें, ये कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ओडिशा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव है महिला और बच्चों को जो है अपनी भाषा में, मातृभाषा में जो है वो शिक्षा यहाँ पे प्रदान करना। तो ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ये नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। आपको ज्ञात होगा भारत में नई शिक्षा नीति जो हमारा है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है के अनुरूप, उसी के अनुरूप जो है इसको बनाया गया है। आपको ज्ञात होगा बच्चों, नई शिक्षा नीति जो हमारा है इसमें बोला गया है कि बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा जो होनी चाहिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, इट शुड बी ऑफर इन मदर टंग। हाँ, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है, वो मातृभाषा में ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना मातृभाषा में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो उसके अनुरूप ही है। और जब मैं नई शिक्षा नीति की बात कर ही रहा हूं तो आपको पता होगा इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया है कि बच्चों को 3 भाषाएं हमें सिखानी है। त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया है, ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला है। इसमें बच्चों को 3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये कार्यक्रम किसका है? ओडिशा की सरकार का। और ओडिशा की सरकार जब मैं कह रहा हूं तो आप सबको ध्यान होगा कि ओडिशा में सीएम जो है बच्चों वो है मोहन चरण मांझी।
मोहन चरण मांझी। तो उनके द्वारा जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो ये यहाँ पे आप जानकारी रखोगे, क्लियर रहेगा। अब बच्चों ओडिशा में ना बहुत सारी योजनाएं हैं, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि एक नोट लिख लेना, नोट में लिख देना कि ओडिशा सरकार की चर्चित योजनाएं। जैसे एक योजना तो परीक्षा में खूब आता है, वो है सुभद्रा योजना। इसमें क्या होता है कि महिलाओं को जो है सरकार एक वर्ष में 10,000 रुपये वित्तीय सहायता देती है, महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने वाला कार्यक्रम। उसी तरह से वहां पे है सीएम किसान योजना, जो भूमिहीन खेतीहर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको सरकार आर्थिक मदद देती है। और इसी योजना को पहले कालिया योजना कहते थे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नाम लिख दीजिएगा, केवल नाम लिखिएगा। गोप बंधु योजना, जन आरोग्य योजना यहीं पे है। नुआ वो योजना, छात्रवृत्ति योजना यहीं पे है। समृद्ध कृषक योजना, अंत्योदय गृह योजना, लोगों को मकान बनाने के लिए, बेघर लोगों को। मधु बाबू पेंशन योजना, उसके बाद है खुशी योजना, उसके बाद है मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, और एक और बीजू पटनायक वीरता पुरस्कार। तो बच्चों ये कुछ चर्चित योजनाएं हैं ओडिशा की सरकार का, इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है, एक बार लिख लीजिएगा। सरकारी स्कूल जो है ना, वहाँ पे छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटा जाता है, किसके अंतर्गत, खुशी योजना के अंतर्गत। तो इस तरह की कुछ चर्चित योजना है, उसे अवश्य देख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 है, बिहार राज्य के किन दो जिलों को उच्चतम भूकंपीय जोन, जो हाई सिस्मिक जोन है, 6 में शामिल किया गया है। तो जो आपको ज्ञात होगा कि बिहार में जो हमारा सिस्मिक जोन है, जो हमारा सिस्मिक जोन है बच्चे, वो सिस्मिक जोन 5 जो है, भूकंपीय जोन 5, यहाँ पे हम लिख लेते हैं भूकंपीय जोन 5। तो भूकंपीय जोन 5 जो है बच्चे, इसमें 12 जिला आता है, इसमें कुल 12 जिला आता है, कुल 12 जिला, इसमें कुल 12 जिला आता है। और ये जिले हैं जो लगभग नेपाल या उससे लगे हुए हैं। अगर इस मैप को आप देखोगे ध्यान से, तो ये वाला पूरा हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आता था जोन 5 में। किस में आता था, जोन 5 में। अब इसमें क्या हुआ है कि जोन 5 जो है ना, उससे अपग्रेड करके दो ऐसे जिले हैं जिनको बहुत सेंसिटिव जिला बोला गया है। और ये जिला है, एक है मधुबनी और दूसरा है दरभंगा। दूसरा कौन सा यहाँ पे, तो दूसरा है दरभंगा, यानी कि दरभंगा और मधुबनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों अभी क्या मामला है वो समझना कि अभी जो है, जो भारतीय प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, तो ये दोनों एक दूसरे से के करीब अभी लगातार आ रहा है, जिस कारण से जो है हिमालय और उससे आसपास के जो क्षेत्र है, वहां पे भूकंप के खतरे बढ़ चुके हैं। तो उसको लेकर के जो है अभी बिहार में न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो इधर रेगुलर आपको ये न्यूज आया होगा कि बिहार के दो ऐसे जिले हैं जिनको उच्चतम भूकंपीय जिलों में शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया है, 2 जिलों को। कौन कौन है बच्चों, एक है मधुबनी और दूसरा जो जिला है बच्चों वो है आपका दरभंगा, दरभंगा। और ये दोनों जो जिला है इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। ये हिमालय से लगा हुआ जिला है, ये नेपाल आने के ऑब्वियसली हिमालय की तराई वाले क्षेत्र से लगा हुआ है। इन 2 जिलों को शामिल किया गया है। अब परीक्षा में सवाल आपसे पूछ देगा तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है कि 16वें विंग्स इंडिया 2026 के बारे में सही कथन की पहचान करिए। बेसिकली यहाँ पे सही कथन नहीं होगा, यहाँ पे ना गलत कथन होगा। तो हम पहले इसी को ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि गलत कथन की पहचान करिए। चलिए आंख तो बंद है अभी आपका, आंख जब बोलेंगे तो खोल देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको देखना है गलत कथन की पहचान, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट जो है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है जल्दी से देखोगे। जैसे पहला स्टेटमेंट है बच्चे, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। क्या ये जो विंग्स इंडिया होता है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है? बिल्कुल सत्य बात है। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर, बेगमपेट हवाई अड्डे पर इसका आयोजन हुआ है, बिल्कुल सही है। अगर आपको ध्यान होगा मेरा 2025 का करंट अफेयर्स, तो उसमें देखिएगा हमने बताया था बेंगलोर में हुआ है और 2 बार लगातार वहीं हुआ था। हम बोले तो हो सकता है फिर वहीं होगा, लेकिन नहीं, अभी कहाँ पे बोलेंगे, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पे। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ना, पीएम नरेंद्र मोदी नहीं उद्घाटन करेंगे, बल्कि इसका उद्घाटन करेंगे राम मोहन नायडू, राम मोहन नायडू।
और बच्चों राम मोहन नायडू कौन है, आप जानते हो इनको, एविएशन मिनिस्टर है ना, नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर सी यहाँ पे गलत हो गया, यानी कि इसमें गलत केवल कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। गलत उत्तर कौन सा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों ये जो विंग्स इंडिया होने वाला है, देखो लोकेशन तो आपको पता चल गया, हैदराबाद में बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ठीक है। ये सब ये जो आयोजन है बच्चों, ये प्रपोज्ड है, इसकी जो डेट निर्धारित की गई है वो लगभग 28 से लेकर के 31 जनवरी तक है। 28 से लेकर 31 जनवरी तक, 28 से लेकर 31 जनवरी तक, ठीक है। बाकी सारी बातें हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, तो इसको मिला करके और एक लाइन ये मिला करके उसका नोट्स बना लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क एआई पार्क किस राज्य में स्थित है। बच्चों ये एआई पार्क जो है ये बनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे बनाया गया भाई, तमिलनाडु में। यानी कि पूर्ण स्तरीय इंग्लिश में भी लिखा हो, फुल स्केल सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल। तो सॉवरेन का मतलब हुआ सरकारी, मतलब जो 100% गवर्नमेंट के द्वारा है, 100% जो है वो सरकार द्वारा। तो बच्चों ये कहाँ पे बन रहा है, तो इसको बना रही है तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, है ना। और तमिलनाडु की सरकार जो है सीएम एम के स्टालिन है, तो उनके द्वारा जो है ये बनाया जा रहा है। एम के स्टालिन बच्चों मुख्यमंत्री वहाँ के, तो उनके द्वारा इसे बनाया जा रहा है। और इसमें जो एक मदद लिया जा रहा है वो है सर्वम एआई, सर्वम एआई के सहयोग से, मतलब वो हेल्प कर रहा है सरकार को के सहयोग से, इसमें जो कुल निवेश हो रहा है, इसमें जो कुल निवेश हो रहा है बच्चों वो है, बिहार सरकार का भी देखिएगा प्लान इसमें है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें, टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग 10,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ रुपीज का, 10,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। बच्चों मैं जब भी एआई कहता हूं तो आपको ध्यान होगा कि इंडिया एआई मिशन सरकार का लॉन्च हुआ था, इंडिया एआई मिशन। और बच्चों इंडिया एआई मिशन जो है ये 2024 का है, 2024 का भारत सरकार का जो ये मिशन है, इसमें 10,000 करोड़ का बजट है, इसमें 10,000 करोड़ का बजट है। यानी कि जितना भारत सरकार का बजट है उतना इन्वेस्टमेंट करके तमिलनाडु जो है वो अकेले एक एआई पार्क बना रहा है, ये भारत सरकार का है। पूछेगा इंडिया एआई मिशन कब लॉन्च हुआ था या किसका मिशन है, ये तो भारत सरकार का मिशन है। 10,000 करोड़ का मिशन इंडिया को एआई के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। तो जितना भारत सरकार का बजट है उतना ही निवेश करके ये अपना अलग से एआई पार्क बनाने की बात कर रही है। जब भी एआई का बात होता है तो हम लोग बात करते हैं एआई का जनक, हर परीक्षा में आजकल पूछता है। तो एआई का जनक जो है बच्चों जॉन मैकार्थी को माना जाता है, जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ एआई, जॉन मैकार्थी नाउन एज द फादर ऑफ एआई। तो पूछेगा कि बताओ भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ बन रहा है, तो आप उत्तर दीजिएगा ये तमिलनाडु की सरकार जो है इसको बना रही है। आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अभी इसको भी लॉन्च किया गया है कि हाल ही में स्किल द नेशन, स्किल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बच्चों इस मिशन को राष्ट्रपति ने लॉन्च किया, यूजुअली राष्ट्रपति का ये सब काम नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने लॉन्च किया, बहुत अच्छी बात है ये। तो स्किल द नेशन ये कार्यक्रम है, और सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लॉन्च बाय, तो इसको लॉन्च जो किया गया है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट है बच्चों कि ये जो स्किल द नेशन है ये किस स्थान से लॉन्च हुआ है, तो इसमें स्थान हम लोग बताएंगे कि ओडिशा में, ओडिशा में एक जगह है बच्चों, और उस जगह का नाम है रायरंगपुर, रायरंगपुर। हमारे ओडिशा में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से क्लास कर रहे हैं, बताना बच्चे कमेंट करके। तो रायरंगपुर जो है वहां पे इग्नू का सेंटर, स्टडी सेंटर, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी
ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो वहाँ पे उसकी लर्निंग कैंपस है, उस कैंपस से इसको शुरू किया गया है। राष्ट्रपति कार्यक्रम में थी, वहाँ पे इन्होंने शुरू किया है। जो स्किल द नेशन चैलेंज जो स्टार्ट हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तो यही होगा, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो बच्चों इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो ऑब्जेक्टिव हो ये रखा गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। उद्देश्य क्या रखा गया है? स्ट्रेंथन द यूथ फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस। युवाओं को भविष्य, फ्यूचर, भविष्य की उभरती उभरती तकनीकी चुनौतियों, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के लिए रेडी रखना, चुनौतियों के लिए तैयार करना बच्चों। एक बड़ा इलॉन मस्क की बातें हैं, और सही बात है। उन्होंने कहा है कि एआई जो है ना, इसका प्रभाव के बारे में कोई बात नहीं करता है। ये इतना खतरनाक चीज है, दुनिया आगे अस्त व्यस्त कुछ भी हो सकता है। और इस पे सबसे बड़ा चैलेंज, क्वेश्चन मार्क है युवाओं के ऊपर। और जब मैं युवा कहता हूं तो आपको ज्ञात होगा कि भारत में लगभग 65% जो आबादी है वो युवाओं की आबादी है। 65% जो है युवा आबादी हमारे देश में है। तो भाई युवाओं को टेक्नोलॉजी के लेवल पे अगर नहीं अवेयर किया जाएगा तो हम लोग पिछड़ जाएंगे, पूरा मामला हम लोगों का गड़बड़ा जाएगा। तो इसको देखते हुए स्किल द नेशन एक चैलेंज का जो शुभारंभ है वो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग के सामने है कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो बच्चों यह पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है मैत्रेय पुष्पा को। किसको मिला है? मैत्रेय पुष्पा को। ठीक है, ठीक है। यह सम्मान जो मिला है, यह सम्मान किसको मिला है? तो यह सम्मान जो मिला है मैत्रेय पुष्पा को, मैत्रेय पुष्पा। और बच्चों नाम से स्पष्ट है ये लेखिका है, तो यहाँ पे लिख भी लेंगे महिला लेखिका है, उन्हें यह सम्मान दिया गया है। विमेन ऑथर है, उनको यह सम्मान दिया गया है। बच्चों इन्होंने जो है मैत्रेय पुष्पा, इन्होंने इनकी जो रचना है, इनकी जो रचना है वो बुंदेलखंड के किसानों, बुंदेलखंड ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन, बुंदेलखंड ग्रामीण जीवन तथा महिला विमर्श, महिलाओं से विमेन्स रिलेटेड इश्यूज पे महिला विमर्श पर आधारित है, महिला विमर्श पर आधारित है, महिला विमर्श पर आधारित है। ठीक है, ये जो सम्मान दिया जाता है साहित्य सम्मान, ये ऑब्वियसली इफ्को के द्वारा दिया जाता है। कौन देता है इसको? इफ्को। तो जो इसमें पुरस्कार की जो राशि है, इसमें जो पुरस्कार की राशि है बच्चों वो है 11 लाख रुपया, यानी कि अच्छा खासा इसमें अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है। 11 लाख रुपया यहाँ पे पुरस्कार की राशि है। यह सम्मान ना किसानों के ऊपर, गांव के ऊपर अगर कोई अच्छी रचना करता है तो उसको प्रदान किया जाता है। और बच्चों इसी से संबंधित एक है इफ्को साहित्य युवा पुरस्कार या युवा सम्मान। ये तो हो गया कि सीनियर वाला, एक हो गया युवा सम्मान। तो अगर युवा सम्मान पूछा जाएगा कि युवा सम्मान किसको मिला है, तो बच्चों युवा सम्मान मिला है अंकिता जैन को। वही नाम है ना, अंकिता जैन। हाँ, अंकिता जैन को मिला है। और बच्चों अंकिता जैन का एक बुक है प्रॉपर, उस बुक का नाम है, उस रचना का नाम है ओ रे किसान। किसानों के लिए तो आजकल ऐसे ही शब्द निकलते हैं इस धरती पे, सबसे ज्यादा अगर कोई ठगा जाता है तो किसान, ओ रे किसान। तो ओ रे किसान जो बच्चों ये इनका पुस्तक, इनकी रचना है, और इस रचना के लिए इनको दिया गया है। इनको कितना राशि मिला है भाई? तो इनको राशि दिया गया है मात्र 1 लाख रुपया। क्योंकि युवा है तो अभी कम ही पैसा मिलेगा बाद में इनको अगर, तो इनको कितना मिला है? 1 लाख रुपया। कितना दिया गया इनको? 1 लाख रुपया इन्हें प्रदान किया गया है। तो युवा साहित्य सम्मान बोलेगा इफ्को युवा साहित्य सम्मान, तो क्या बोलिएगा आपको? अंकिता जैन। और ऐसे अगर सिर्फ लिखा रहे इफ्को साहित्य सम्मान तो मैत्रेय पुष्पा। बच्चों इफ्को जो है इसका मतलब क्या है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा, इफ्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन
फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये जो इफ्को है, ईयर वाज 1967 जब ये स्थापित हुई थी। ठीक है, और बेसिकली भारत में उर्वरक उत्पादन करने वाली एजेंसी है, कंपनी है, पीएसयू है, सरकार ने ही इसको स्थापित किया हुआ है। तो इफ्को जो है 1967 के अंदर जो है स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये सारी बातें यहाँ पे उसके बारे में हुई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया है। तो बच्चों, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध करने वाला जो देश है वो है तुर्कमेनिस्तान। तो जो तुर्कमेनिस्तान जब मैं कहता हूं तो आपको ज्ञात होगा कि यह जो है एक मध्य एशियाई देश है, सेंट्रल एशिया का देश है। और यह जो देश है बच्चों, पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। तो 1991 में लिख देते हैं यूएसएसआर से अलग हुआ है, अलग हुआ है या स्वतंत्र हुआ है, जो भी कह दो, स्वतंत्र हुआ है। और ये जो तुर्कमेनिस्तान है बच्चों, इसकी राजधानी भी आपको ध्यान होगा, इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी जो बच्चों वो है अस्गाबाद, है ना। इसकी राजधानी कहाँ है? अस्गाबाद है, अस्गाबाद। अस्गाबाद इसका कैपिटल सिटी है। और इसकी जो मुद्रा है, इसकी जो मुद्रा है, वो मुद्रा जो है बच्चों वो है मनात कहते हैं उसको, बेसिकली तुर्कमेन मनात कहते हैं, तुर्कमेन मनात जो है इसकी करेंसी का नाम है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान जो है दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक्सचेंज को वैध कर दिया है। और ये कब से वैध हो गया बच्चे यहाँ पे? तो ये 1 जनवरी से वैध हो गया है। इसका जो डेट अगर आपसे पूछे कि किस तारीख से वैध हुआ है, तो स्पष्ट तौर पे लिखेंगे कि 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से लागू। ठीक है, लागू हो गया है। यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा। तो लगभग लगभग बातें यहीं पे वापिस से समझना, पूछा जाएगा कि आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को, लेन देन को और उसकी माइनिंग को वैध करने वाला देश कौन है? तो तुर्कमेनिस्तान है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जब भी मैं लिखता हूँ तो आपको ध्यान होगा, क्रिप्टो करेंसी यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग वर्चुअल मुद्रा कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्चुअल करेंसी कहते हैं, या इसी को बोला जाता है, इसी को कहते हैं आभासी मुद्रा, आभासी मुद्रा, आभासी मुद्रा कहते हैं। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका जनक के तौर पे अभी हाल ही में हालांकि उनका निधन हो गया, पता नहीं उसको कोई आज तक देखा भी नहीं है, तो इसका जो फादर है, जनक के तौर पे जाना जाता है संतोषी नाकामोतो। संतोषी नाकामोतो जो है उनको माना जाता है नाकामोतो, नाकामातो। ये जो है बच्चों जापानीज थे, जापानी थे, माना जाता है इन्होंने ही पहली बार इस करेंसी को बनाया था। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है, भूटान के बारे में आपको ज्ञात होगा कि इन्होंने पर्यटन में इसकी अनुमति दे दिया है, पर्यटन में क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करेगा। तो वो देश कौन है? भूटान। वो देश कौन है यहाँ पे? भूटान। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को मान्यता किसने दिया भाई? तुर्कमेनिस्तान। राजधानी अस्गाबाद, 1991 में बना, मध्य एशियाई देश है। तुर्कमेन मनात कैपिटल, 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उस पर हम लोग आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है बड़ा खास है, इसको भी जल्दी से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो बच्चे वो क्या है उसको देखोगे कि स्टील और एल्यूमिनियम पर, स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को किसने लागू कर दिया है? तो बच्चों इसको लागू किया है यूरोपियन यूनियन ने। किसने लागू किया? यूरोपियन यूनियन ने। पहले मामले को समझिएगा, फिर आपको लिखने का मन करेगा। इसमें देखो बच्चों, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, ये पूरा मामला वो समझिएगा। यूरोपियन यूनियन जो बच्चों, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन कहते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज, 27 देश इसमें शामिल हैं। बच्चों ये जो 27 देश हैं, अगर दुनिया के किसी भी कोने से अगर ये आयात करते हैं, आयात करते हैं स्टील और एल्यूमिनियम, अगर ये स्टील खरीदते हैं या एल्यूमिनियम को खरीदते हैं या एल्यूमिनियम का आयात करते हैं,
एल्यूमिनियम या ये दोनों चीज़ें कुछ भी अगर ये आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अगर एम से इंपोर्ट को दिखाते हैं, तो अगर इंपोर्ट करता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है इसको लागू करेगा। और इसको लागू करेगा इसका मतलब ये होता है कि वो एक प्रकार का टैरिफ लगाएगा। और ये टैरिफ जो लगेगा, ये जो प्रशुल्क हिंदी में कहते हैं लगेगा, यह प्रशुल्क ठीक उतना ही रहेगा जितना संबंधित वस्तु के द्वारा जो है कार्बन का उत्सर्जन होगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा, ठीक है, CO2 का इमिशन होगा। तो बेसिकली मामला ये है कि भाई कार्बन का उत्सर्जन जब होगा और यूरोप के देश उससे प्रभावित होंगे, तो वहां पे यूरोपियन यूनियन ने नियम बनाया है कि भैया जो उत्पाद से जितना कार्बन का इमिशन हो सकता है, हम उससे उतना उस पर टैरिफ इम्पोज करके उसको एडजस्ट करेंगे। और एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो एडजस्टमेंट इस प्रकार से होगा कि अगर आप ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करोगे तो आपके ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगेगा, गवर्नमेंट ज़्यादा आपसे आपकी वस्तु को महंगी कर देगी, और वस्तु को महंगा कर देगा तो निश्चित तौर पे डिमांड ही घट जाएगा आपका। तो अब जो है इसमें सभी देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण चीज़ ये रहने वाला है कि वो जो अपना निर्यात का मूल्य है उसको घटाना पड़ेगा, अपने जो निर्यात की मूल्य है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मैकेनिज्म। तो इसका उद्देश्य है बच्चों यहाँ पे कि यूरोप को, यूरोप जो है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि उद्देश्य क्या है इसका। तो इसका उद्देश्य जो रखा गया है, इसका जो उद्देश्य जो यहाँ पे है, ऑब्जेक्टिव जो रखा गया है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि यूरोप में कार्बन लीकेज को रोकना, प्रिवेंट कार्बन लीकेज इन यूरोप। यूरोप में, और क्यों ना रोके भाई, यहाँ पे ना पता है अब पहले ठंडी होने के, ठंडी जगह के रूप में यूरोप को जाना है, बहुत गर्मी पड़ता है अब। यूरोप में कार्बन लीकेज, यूरोप में कार्बन लीकेज को रोकना, यूरोप में कार्बन लीकेज को रोकना। तो बच्चों, टू प्रिवेंट द कार्बन लीकेज इन यूरोप, इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है इस नई मैकेनिज्म को लागू किया गया है। और नया मैकेनिज्म का नाम क्या है, CBAM। नाम क्या रखा गया है, CBAM। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसको किसने लागू किया भाई, यूरोपियन यूनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला बच्चे हम लोग के सामने। नेक्स्ट 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 अगला सवाल है कि नवनियुक्त प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के संबंध में गलत मिलान की पहचान करें। इसमें से गलत मिलान की पहचान करना है आपको, ठीक है। तो गलत मिलान कौन सा ये बताना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे गलत मिलान की पहचान करनी है आपको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखिए आप तो अभी तक में पकड़ चुके होंगे, जैसे साया जिंदानी, यमन जो देश है वहां की प्रधानमंत्री, बिल्कुल सत्य है। योवेरी मुसोवेनी युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सत्य है। मार्क कर्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, भी बड़ी जोरदार भाषण दे दिया भाई ट्रंप पे इन्होंने, ये भी काफी वायरल हो रहे हैं। और ट्रंप ने, आपको ध्यान होगा, इसको धमकी दिया है मार्क कार्नी को कि जब भी तुम्हारा कनाडा का जो अस्तित्व है अमेरिका पे डिपेंड करता है, अगली बार जब भी बोलना सोच समझ के बोलना हमारे बारे में। बड़ा तगड़ा स्पीच अभी मार्क कार्नी ने दे दिया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। नेक्स्ट है खालिदा जिया, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं। तो जो खालिदा जिया जो है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। खालिदा जिया जो है ये 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र थी इनकी, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये खबरों में थी बेसिकली। और खालिदा जिया कौन है बच्चों, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, पूर्व प्रधानमंत्री ये जो है रह चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दिया है। इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वहां पे हो सकता है कि सरकार वरकार बन जाए, वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इनकी जो पार्टी का नाम है बच्चों वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये इनकी वहां पे पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, नेशनलिस्ट पार्टी। अभी इनका लड़का लंदन से आ चुका है और राजनीति कर रहा है वहां पे। तो ये अभी खबरों में थी, इसलिए हम जानबूझ करके आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा दिए। तो खालिदा जिया खबरों में थी, लेकिन ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अभी नहीं है, काफी दिनों से सत्ता से बेदखल थी। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा ना, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आप लोगों को एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, क्या है रिवीजन का यहाँ पे कंसेप्ट। भाई देखो, नई राष्ट्रीय विद्युत नीति लागू हो गया है
और नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 की नीति को रिप्लेस कर देगा। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया। आमे पढ़िबा आम भाषा रे, हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। इस योजना को ओडिशा में लागू किया गया है। उसके बाद है कि उच्चतम भूकंपीय जोन 6 में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया? 2 जिलों को, दरभंगा को और मधुबनी को। नेक्स्ट है कि 16th विंग्स इंडिया 2026 गलत कथन की पहचान करो। तो इसका उद्घाटन राम मनोहर नायडू करेंगे और इसमें गलत यही था, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क को स्थापित करने वाला कौन है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। 10,000 करोड़ के निवेश से इसको एस्टैब्लिश करने जा रहा है। उसके बाद है स्किल द नेशन चैलेंज को किसने स्टार्ट किया है? बच्चों, उभरती जो तकनीकी चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको शुरू किया है। उसके बाद है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? बच्चों, मैत्री पुष्पा को। और अगर पूछा जाएगा युवा साहित्य वाला किसको, तो युवा में अंकिता जैन को, है ना। और एक किसान इनकी रचना थी। नेक्स्ट है कि आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध करने वाला देश कौन है? तो बच्चों, तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसने लागू किया? बच्चों, यूरोपियन यूनियन ने। और ये इससे क्या लाभ होगा कि यूरोप में कार्बन लीकेज को जो है रोकना इसका मूल उद्देश्य रखा गया है। उसके बाद था, उसके बाद हमने नवनियुक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूछा था। यमन और युगांडा में नए लोग बने, मार्क करनी थोड़ा पहले ही बन चुके हैं। तो ये सब हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ा है। अब आपको एक क्वेश्चन देने की बारी है भाई। क्वेश्चन एक दे करके आपको यहाँ से विदा करेंगे। और ये सारा टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, नहीं, ये सारा टॉपिक हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं। तो अब जो है बारी बच्चों हम लोग को यहाँ पे आपके क्वेश्चन का है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा गया है। प्रश्न है कि भारत हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। और आप चूंकि पढ़ाई लिखाई हो चुका है तो बिल्कुल मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे। तो बच्चों, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और फिर हम लोग जो है आगे की चर्चाएं जो है कल के क्लास में करेंगे। और अभी तो इधर आप देखोगे पद्म पुरस्कार और कई सारे जो कार्यक्रम अभी गणतंत्र दिवस पे हुआ है वो सब कल के क्लास में कवर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो एकदम तैयार रहिए सब लोग। कल बहुत विशेष क्लास रहने वाला है। कल जो है क्लास में देखोगे तो ढेर सारी चर्चा, चूंकि गणतंत्र दिवस पे बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आज के लिए इतना ही रहेगा। और आप ही का क्लास है, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक दिस सेशन। क्लास लाइक कर लीजिए और जरूर से जरूर लाइक करना। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास आपकी है, ये मत सोचना सर की क्लास है। अरे भाई, मेरी कौन सी क्लास होती है? आपकी क्लास है, हमारी क्लास है, हम सबकी क्लास है। बच्चों, इसे अच्छे से लाइक करिए और अपने तमाम पढ़ने लिखने वाले दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि बच्चे अच्छे से पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। सफलता सुनिश्चित है तुम्हारी, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल 27 तारीख को वापस से हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस क्लास में इतना ही बच्चों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।